मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई मुद्दों पर बोले सीएम। कहा गरीबों का उत्थान सरकार की पहली प्राथमिकता, लोगों के लिए सरकार ला रही है योजना। पेपर लीक मामले पर बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कहा दोषियों पर हो रही है कार्रवाई, नहीं बख्शा जाएगा कोई भी आरोपी। कांग्रेस ने किया एचपीएससी कार्यालय का घेराव का ऐलान। 7 दिसंबर को विवेक बंसल के नेतृत्व में करेंगे घेराव। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा प्रदर्शन। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने बढ़ाई चिंता। हरियाणा में 31 दिसंबर तक बढ़ी महामारी अलर्ट। सुरक्षित हरियाणा की मियाद, सरकार ने जारी किया आदेश। प्रदेश में फिर से पैर पसार रहा कोरोना। फरीदाबाद में कोरोना के 8 और हिसार में एक नया मामला आया सामने। जिले में 8 नए मामले सामने आए। और पलवल में 30 साल के युवक की हत्या। खेत में फेंका युवक का शव। मारपीट मामले में नहीं किया था समझौता। नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पीएम को प्रदेश से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी है। साथ ही कहा कि जनहित में प्रदेश में 29 नवंबर से 25 दिसंबर तक कैंप लगेंगे। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गरीबों का उत्थान सरकार की प्राथमिकता है। वहीं सीएम ने बताया कि सभी जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही कहा कि हरियाणा के हर परिवार का डाटा लोगों के हित की योजना के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी चर्चा दूर दूर तक हो रही है। तो वहीं सीएम ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर कहा है कि सरकार नए वेरिएंट के लिए सतर्क है। सीएम ने पेपर लीक मामले पर कहा कि मामले में कार्रवाई की जा रही है और किसी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। आपको जैसे मालूम है, हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था, परिवार पहचान पत्र, जिसकी सर्वदूर उत्सुकता भी है, जानकारियां भी लोग ले रहे हैं। जिनको पता लग रहा है उसकी सराहना भी कर रहे हैं कि हरियाणा के हर परिवार का जो डाटा है वो हम योजनाओं को, लोगों के हित के लिए जो भी योजनाएं बनती है उन योजनाओं को बनाने के लिए उसका उपयोग करेंगे। और हर किसी की आवश्यकताएं, हर किसी की क्षमताएं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार योजनाएं बनाएगी और क्षमताओं का उपयोग कैसे किया जाए इसकी भी योजना बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी के अंतर्गत ये सब योजनाएं हैं। ये जो उसमें एक योजना जो हमने घोषित की है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, उसका हेतु ये है कि अपने समाज के जो परिवार कम आय वर्ग के हैं, जिनको हम सामान्यतः भाषा बोलते हैं गरीबी रेखा के नीचे हैं, ऐसे परिवारों की आय के साधन कैसे बढ़ाए जाए। क्योंकि नौकरियों के बारे में हमको सबको विदित है कि हर किसी को नौकरी उपलब्ध कराना ये शायद कठिन काम होता है। उसमें जो सिस्टम से आएंगे उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन जो रह जाते हैं उनको भी परिवार में कम से कम इतनी आय अवश्य हो जाए कि वो अपना जीवन यापन ठीक से कर सकें। तो बहुत सुझाव आए थे कि इसमें ढील करो, इसमें ढील करो, इसमें ढील करो, लेकिन इस नए वेरिएंट के कारण से हमने पिछले बार वाला जो भी सूचना थी उसी को रखा है। अभी कोई ढिलाई और नहीं बरती है। केवल ये बड़ी बड़ी गैदरिंग्स, मेले वगैरह हैं, इसमें हमने डिप्टी कमिश्नर को ऑथराइज किया है कि कहीं पर्टिकुलर में मेला हो, उसकी परमिशन देते समय जितनी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है पहले की, वो प्रिकॉशंस बर्थ करके उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे पिछली बार मुझे याद है कि यमुनानगर के डीसी ने कपाल मोचन मेले की परमिशन दी थी और सारी व्यवस्था वहां की थी। मैं स्वयं वहां गया, जाकर के वहां आया, देखा है। ऐसे ही अब इस अगले 15 दिन में ये शुरू हो रहा है गीता जयंती का कार्यक्रम, राष्ट्रीय गीता जयंती का, तो कुरुक्षेत्र डीसी को कह दिया गया है ऐसे बड़े जो मेले हैं उसमें व्यवस्थाएं सारी ठीक रखें, प्रिकॉशन बरतें, जैसे ना कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। उसका अब जो जुडिशियल कस्टडी में है, सारे विषय आगे बढ़ेंगे, चलेंगे, और ये सारे लिंक कहां तक है, कैसे हैं, उन सब चीजों की जानकारी जैसे जैसे मिलती जाएगी वैसे वैसे कार्रवाई करेंगे। हमने पूरी छूट विजिलेंस को दी है और विजिलेंस ने कहीं लापरवाही नहीं बरतनी है। कहां तक चीज पहुंचती है वहीं तक पकड़ेंगे। लेकिन ये जो सारे गिरोह हैं ये बहुत
डीप रूटेड हैं, बहुत पुराने हैं और जानकारियां तो ये हैं कि 20-20 साल से इनके गिरोह बने हुए हैं और एक सिस्टम से काम करते रहे हैं। अब हमने चूंकि उसको क्रैक करना शुरू किया है, पहले आपने देखा पेपर लीक आउट में 48 लोग उस समय पकड़े गए थे और इस समय जो पकड़े गए हैं और भी इसमें अगर ध्यान में आएंगे तो उनको सबको पकड़ेंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाए। नूंह में पूर्व विधायक नसीम अहमद की शिकायत पर 78 पुलिसकर्मियों के तबादले कर दिए गए। शनिवार को नूंह में आयोजन किया गया था जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की थी। इस दौरान पूर्व विधायक नसीम अहमद ने सीएम से शिकायत की थी कि इलाके के कुछ अधिकारी और कर्मचारी बिना रिश्वत के काम नहीं करते और सरकार की नीतियों को पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे। सीएम ने रैली में ही आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के अंदर ही आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी और 24 घंटे में नूंह के 14 सब इंस्पेक्टर, 25 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का तबादला रेवाड़ी, पलवल और नारनौल कर दिया। आपको बता दें कि नसीम अहमद ने सीएम से शिकायत की थी और उसके बाद 24 घंटे में शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। यहाँ पर हमारे कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का बड़ा सिस्टम खराब है चौधरी साहब। तो खास करके बताना चाहूँ तो बिजली महकमा, एक चीतोड़ा गांव है यहाँ से बराबर में, उसको 6 महीने से एक लाइन टूटी हुई थी, उसको जब आपका कार्यक्रम बनाए तब उन्होंने बनाने का काम किया है और उनको रिश्वत दे दो, उनको काम करा दो तो वो सब कुछ करने को तैयार होते हैं, लेकिन कोई सुनवाई गरीब जनता की नहीं। कृषि मंत्री जेपी दलाल दूसरे दिन भी हल्के के दौरे पर रहे। इस दौरान जेपी दलाल पाजू गांव पहुंचे और खेतों में सरसों की फसल का जायजा लिया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि हमारा लक्ष्य भारत को किसानों के दम पर आगे बढ़ाना है, साथ ही सरकार चाहती है कि गांव में तरक्की हो, रोजगार लोगों को मिले। जेपी दलाल ने कहा कि गांव खरकड़ी और गोकुलपुरा में जल्द ही एग्रीकल्चर रीजनल बनेंगे। इस रीजनल सेंटर में किसानों को बागवानी खेती सिखाई जाएगी। देखिए, हरियाणा में किसानों से संबंधित 3 विश्वविद्यालय हैं। सबसे पुराना तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार है। उसका बहुत बड़ा सेंटर 100 एकड़ से ज्यादा में गोकुलपुरा में बनेगा, जहां पर किसानों को अच्छे साइंटिस्ट मिलेंगे, खेतीबाड़ी की विधियां सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, क्लासेस भी लगेंगी और हमारे इलाके की तरक्की होगी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा एक कार्यक्रम में शिरकत करने रोहतक पहुंचे। हुड्डा ने कहा कि संसद के सत्र में सबको पहले तीनों कृषि कानून की वापसी पर कार्रवाई शुरू करने की मांग की जाएगी। साथ ही किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों पर लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन से मांग की जाएगी कि सरकार इनके परिवारों से माफी मांगे और सदन में शोक प्रस्ताव रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। इन 3 कानूनों की वापसी पे चर्चा चले अगले 2 दिन, उससे पहले सदन के अंदर सरकार माफी मांगे 670 उन परिवारों से जिन्होंने अपना कोई इस आंदोलन में खोया है, जो किसान जिन्होंने जान कुर्बान कर दी इस आंदोलन में, इन धरनों पे लखीमपुर के समेत। और दूसरा, दोनों सदन शोक प्रस्ताव और श्रद्धांजलि उन 670 किसानों के प्रति व्यक्त करे, श्रद्धांजलि प्रस्ताव लाया जाए। मैं स्पीकर लोकसभा और चेयरमैन राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति भारत के, उनसे मैं मांग रखना चाहता हूं कि कल 2 बातें, जैसे मैंने कहा कि सरकार माफी मांगे और सदन एक श्रद्धांजलि दे उन किसानों को, और उसके बाद कल जो है ये 3 कानूनों की वापसी की कार्रवाई शुरू हो, ऐसी हम मांग। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भिवानी पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उत्तर भारत में कई उपचुनाव हारने पर सरकार ने फैसले लिए और अब यूपी चुनाव सिर पर होने की वजह से सरकार ने कृषि कानून वापस लेने की बात कही है। चौटाला ने कहा कि किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले 700 के करीब किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए, उन पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाए, साथ ही एमएसपी पर सरकार का पक्ष साफ करना चाहिए। चौटाला ने कहा कि आज सभी वर्ग इस सरकार से तंग हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने यह भी कहा कि बिना पर्ची खर्ची के नौकरी की सरकार को लिस्ट जारी करनी चाहिए, केवल बात करने से कुछ नहीं होगा।
झज्जर में 9 दिसंबर को होने वाली जेजेपी की जन सरोकार रैली की तैयारियों को लेकर पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से कमर कस ली है। तैयारियों को लेकर झज्जर में लोक निर्माण विश्राम गृह में जेजेपी के पंचायती प्रकोष्ठ की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई है। जेजेपी नेता संजय कबलाना ने इस बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा है कि 9 दिसंबर को होने वाली रैली से हरियाणा भर में यह संदेश जाएगा कि जेजेपी चौधरी देवीलाल के उन उच्च आदर्शों का अनुसरण कर रही है जिनका अनुसरण सभी को करना चाहिए। हरियाणा प्रदेश पंचायती राज प्रकोष्ठ की सभी जिला प्रधानों की कार्यकारिणी मीटिंग थी और आज कार्यकारिणी की मीटिंग में आदरणीय डॉक्टर संजय चौटाला जी के आदेश पर, दुष्यंत चौटाला जी के दिशा निर्देश पर जो 9 तारीख को जननायक जनता पार्टी स्थापना दिवस झज्जर के अंदर मनाया जा रहा है, उसे बारे में लेकर के, उसी रैली को लेकर के, उसी माध्यम में सारी बातें विचार विमर्श किया गया। सभी पंचायती राज के जिला प्रधानों ने अपनी सहमति से, अपने सुझाव से रैली को कैसे सफल बनाया जाए, रैली को किस तरीके से एक रैली का इतिहास रचा जाए। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में प्रो बृज किशोर कुठालिया अभिनंदन समारोह मनाया गया। इस मौके पर अभिनंदन ग्रंथ संवाद के संवर किताब का विमोचन किया गया, जहां कई विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार, महासचिव, प्रोफेसर, छात्र मौजूद रहे। आपको बता दें कि यह समारोह कुठाला की शिक्षा यात्रा का था, जहां उनकी यात्रा को सराहाया गया, उनके तप को, अनुशासन को, शिक्षा के प्रति लगातार प्रयास और सफलता को याद किया गया। जितना मैं अपेक्षा करता था उससे अधिक सफल रहा, और जब मैं अपने विद्यार्थियों को और अब तो अपने विद्यार्थियों के विद्यार्थियों को मिलता हूँ, आप कह सकते हैं कि ग्रैंड स्टूडेंट्स को मिलता हूँ, आप जैसे स्टूडेंट्स को, तो और भी बहुत अच्छा लगता है। सर, आपकी पुस्तक का विमोचन हुआ, आज के दिन आपको कैसा लग रहा है सर? कैसा अनुभव हो रहा है? ये मेरी पुस्तक नहीं है, मेरे बारे में पुस्तक है। सर, आपके बारे में तो मन में थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट भी है और खुशी भी है, दोनों ही चीजें हैं। सर, जैसा आपने बताया आपको इस प्रोग्राम के बारे में पता नहीं था, आपकी पत्नी के द्वारा आपको पता लगा आपके यहाँ आने के बाद, उस बारे में सर थोड़ा हमें बताएं। नहीं, शायद जिन्होंने ये आयोजन किया उनको ये पता था कि अगर मुझे पता लगा तो प्रोग्राम करने नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने ये किया। पर उनका अधिकार है, उनका कुछ भी करने का अधिकार है और मेरे पर भी अधिकार है, इसलिए उनको साधुवाद भी है। आई थिंक ये एक बृज किशोर कुठालिया जी के बारे में जो किताब लिखी गई है उसका विमोचन था, और उसके सबसे बड़ी बात ये सर, आज संवाद के स्वर पुस्तक का विमोचन हुआ है, और इस कैसे आइडिया आया सर इस पुस्तक विमोचन के बारे में आप हमें जरा बताएं। देखिए, किसी भी शिक्षक के जीवन के, शैक्षणिक जीवन के, यानी शिक्षा देने के कर्म के 50 वर्ष पूरे होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, और इसलिए जो उनके संपर्क में आते हैं, चाहे वो उनके विद्यार्थी हों, शोधार्थी हों, जो आज बड़े बड़े पद पर हैं, कोई प्राध्यापक हैं, कोई महानिदेशक हैं, तो ऐसा लगा कि जब प्रोफेसर बी के कुठियाला जी ने अपने शैक्षणिक जीवन के 50 वर्ष पूरे किए, तो निश्चित तौर पर सबके मन में उनके बारे में बोलने के लिए कुछ न कुछ भावनाएं हैं, और उन भावनाओं से ये सिर्फ एक कोई स्मृति स्मारक ग्रंथ नहीं है, संदर्भ ग्रंथ नहीं है जिससे हम प्रोफेसर कुठियाला जी का महिमा मंडन कर रहे हैं। दरअसल एक शिक्षक के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
तो वो क्या है जो हमें पुठियाला सर के जीवन से सीखने को मिल सकता है। इसलिए हमने सोचा कि हम एक ग्रंथ निकालें और प्रोफेसर पुठियाला जिस तरह की प्रेरणा विद्यार्थियों को देते हैं, निश्चित तौर पर उससे बहुत कुछ सीखने को हम सबको मिलता है, इसलिए ये बात आई। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्री को चुनौती उन्होंने स्वीकार कर ली है। यानी कि शिक्षा मंत्री की जो चुनौती थी पंजाब सरकार की, उन्होंने इस चुनौती को कबूल कर लिया है और इसको कबूल करते हुए दिल्ली के 250 सरकारी स्कूलों की सूची भी जारी की है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने पिछले 5 साल में सभी स्कूलों में वो सुविधाएं दी हैं जो एक टीचर को दिल से पढ़ाने और एक बच्चे को स्वाभिमान के साथ स्कूल आने पढ़ने के लिए मिलनी चाहिए। लेकिन आपने बात 250 स्कूलों की है और इसीलिए मैं सिर्फ 250 स्कूलों की लिस्ट जारी कर रहा हूं। उम्मीद है कि रात तक आप भी पंजाब के 12वीं तक के 250 स्कूलों की लिस्ट जारी करेंगे जिन्हें आपकी सरकार ने पिछले 5 साल में सुधारा है। फिर दोनों एक साथ पंजाब और दिल्ली दोनों के स्कूल देखेंगे। उसके बाद वोटर तय कर सकते हैं कि उन्हें कौन सा शिक्षा मॉडल ज्यादा पसंद है। तो यहां पर आपको हम बता दें कि मनीष सिसोदिया की ओर से पंजाब सरकार में पंजाब के शिक्षा मंत्री ने जो उन्होंने चुनौती दी थी, सिसोदिया ने उसको स्वीकार कर लिया है और बाकायदा 250 स्कूलों की लिस्ट भी जारी कर दी है। साइबर सिटी की राजविला सोसाइटी में रविवार को फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में सीके बिरला हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। बीजेपी नेता वैशाली तोमर की माने तो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि समय समय पर स्वास्थ्य की जांच हो। इसी को ध्यान में रखते हुए इस कैंप का आयोजन किया गया। वैशाली की माने तो उन्होंने सीके बिरला हॉस्पिटल के डॉक्टर्स से बात की है, तो वहीं कैंप लगाने को वो तैयार हो भी गए। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की पूरी टीम ने यहां आए लोगों के स्वास्थ्य की जांच की है और न केवल जांच की बल्कि दवाइयां भी उपलब्ध करवाई। इस कैंप में लगभग 150 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। ये जो वैशाली जी ने जो बीजेपी के महिला मोर्चा की तरफ से है, उन्होंने जो कैंप लगवाया है ये बहुत ही जरूरी था और इससे हमारी सोसाइटी को काफी फायदा हुआ है। जो लोग नहीं जा सकते बाहर चेकअप कराने, तो एटलीस्ट वो यहाँ पर डॉक्टर से कंसल्ट करके और उनको बेसिक जो पता चलता है उसको जाके आगे वो ट्रीट करा सकते हैं हॉस्पिटल जाके। तो जो यहाँ पर हमारे जो डॉक्टर्स आए हैं वो भी काफी, उन्होंने पूरा अच्छी तरह से सारी चीजें बताई कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो आप हमारे साथ देखेंगे हमारी डॉक्टर्स की टीम है, तो इन्होंने काफी अच्छा कैंप ऑर्गेनाइज किया। मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ और वैशाली हमारे इसी बिल्डिंग में पड़ोसी हैं और हमारा बहुत ध्यान रखती है। बहुत अच्छे से ये कैंप लगवाया, हम सबको बताया गया है कि आंटी ये चेकअप है, आप लोग आके करवाइएगा। हमने करवाया और बहुत अच्छा लगा, हमें सब चीज के बारे में पता चला, भाई हमारा कितना शुगर है, कितना बीपी है। आपने किस चीज का चेकअप कराया? मैं तो हीमोग्लोबिन का भी और आई का भी है, शुगर का भी है और भी छोटा मोटा जो भी है। और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ वैशाली का, आगे से हमारा इसी तरह ध्यान रखेगी। बहुत वैक्सीनेशन को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है और नया प्रयोग करते हुए भीड़भाड़ वाले बाजारों में वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत कर दी है। सिविल सर्जन के आदेश पर डिप्टी सीएमओ और वैक्सीनेशन के नोडल अधिकारी डॉक्टर मानसिंह की देखरेख में मार्केट नंबर 1 के मिलाप दवाखाना के पास टीकाकरण की शुरुआत कर दी है। बाजार में आने जाने वाले लोग इस कैंप में वैक्सीनेशन करवाया और इसे स्वास्थ्य विभाग की बड़ी पहल बताया। वहीं स्थानीय पुलिस भी इस मुहिम में सहयोग दे रही है। किया जा रहा है लोगों का, और ताकि जो लोग बाजार में आए हैं हॉस्पिटल नहीं पहुंच। देखो, इससे काफी लोगों को बहुत फायदा पहुंचेगा। जो दुकानदार हैं यहाँ के वो भी व्यस्त रहते हैं और जो लोग वहाँ कोई शादी की खरीदारी के लिए कोई किसी में बिजी है, अगर वो थोड़ा सा भी समय 1-2 मिनट भी निकाल कर अपना वैक्सीनेशन करा ले तो कहीं ना कहीं ये तीसरी लहरों से बिल्कुल बचाव होगा और इससे बचा जा सकता है। ये कहाँ लगाया है 1 नंबर मार्केट में, ताकि लोगों को पता लगे? ये हमने बिल्कुल 1 नंबर के बीचों बीच मार्केट में है, मिलाप दवाखाना के सामने है। इन्हीं से हमने स्टूल कुर्सी और जगह का अनुरोध किया और इन्होंने बाकायदा दिया, ये मुहैया कराया।
इनके लिए भी धन्यवाद है। आज हम खड़े हैं फरीदाबाद की 1 नंबर मार्केट में। आप देख सकते हैं कि कितना व्यस्तम बाजार है। आज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जहां यहां पर वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे यहां पर मिलाप दवाखाना के यहां पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जहां हमारे साथ वैक्सीनेशन के नोडल अधिकारी डॉक्टर मान सिंह जी हैं और आइए आज उनसे बात करते हैं। डॉक्टर मान सिंह जी, स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा में। धन्यवाद, नमस्कार। आज वैक्सीनेशन का जो कैंप लगाया है मार्केट में, ये कैसे इंसेंटिव लगा? देखो, सारे जितने भी भीड़ वाले इलाके हैं, इन सब चीज को मद्देनजर रखते हुए कि भीड़ वाले इलाके में कोई भी बंदा रहे नहीं, और कोई भी इस चीज से अगर वैक्सीनेशन करा लेता है तो अपने आप को भी सेव करता है। उसके अलावा जो और कोई कांटेक्ट में बंदा आता है उसका भी बचाव होता है। तो हमने ये जगह जगह पहले भी लगाए हैं ऑलरेडी। लेबर चौक पे हमने लगा रखे हैं, बस स्टैंड पे, और अब बाजारों में भी ये स्टार्ट कर दिए हैं। इसके अलावा घर घर दस्तक हमारी टीम जा रही है घर घर तक, जिससे कोई भी व्यक्ति रह नहीं जाए। और लोगों को ये भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सेकेंड डोज लगने के 14 दिन बाद एंटीबॉडीज बनती हैं, तो ये ना भूलें कि एक डोज लगवा के वो निश्चिंत ना हो। जब तक दूसरी डोज लगने के बाद 14 दिन नहीं हो जाते हैं तब तक वो अपने आप को सेफ ना समझे। इसलिए सभी से अनुरोध भी है, और अपने बचाव के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन एक सबसे अच्छा उपाय भी है। तो डॉक्टर साहब, ये लगातार जो मार्केट में कैंप लगाए जा रहे हैं, और भी जगह लगेंगे लगातार कैंप मार्केट में? बिल्कुल बिल्कुल, हमने अभी एक एक करके हम इस चीज को टारगेट कर रहे हैं कि जो मॉल में भी किसी में अगर भीड़ वाली मॉल है, वहाँ भीड़ हो रही है, जो भी कोई भी जगह हो, अगर हमें कोई वॉलेंटियरली चाहता है तो उसके कहने से भी लगा देंगे, नहीं तो हमारी टीम एक खाली सर्च का काम कर रही है। ये देखते हैं कहाँ भीड़ वाला इलाका है और वहीं पे कैंप लगाना चालू कर देंगे। ठीक है, ये थे डॉक्टर मान सिंह जी, जो वैक्सीनेशन के नोडल अधिकारी हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर ये जो स्टाफ नर्स द्वारा, ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो लगाया जा रहा है वैक्सीनेशन कैंप, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे यहाँ पर इंजेक्शन लग रहा है। और जिन्होंने भी अपना अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, हर खबर हरियाणा भी उनसे अपील करता है कि वह अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, और जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगवाई है वो भी जरूर लगवाएं। हर खबर हरियाणा के लिए मैं मनजीत सिंह। झज्जर जिले के सारावास गांव में एक व्यक्ति ने अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना सारावास पुलिस थाने में दी गई। सूचना मिलने पर सारावास पुलिस मृतक के घर पहुंची और मृतक के पिता ने बताया कि मृतक कई दिनों से मानसिक तौर से काफी परेशान था, जिसके चलते अपने कमरे में सुबह पंखे से लटका मिला। आपको बता दें कि मृतक कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। ये आज इसको रात को इसने फांसी लगाकर अपने जीवन का समाप्त कर दिया। क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है? ये है प्रीतम सन्नौब धर्मवीर, गाँव सालास। अच्छा, कारण उनकी मानसिक रूप से परेशान रहता था। बयान किसके है? बयान इसके पिताजी के। कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई से कर दी। कहाँ पर, अपने घर पे ही? हाँ, घर पे ही उसने फांसी लगा ली। खबर पानीपत से है, जहां असंध रोड पर सेंट मेरी स्कूल के सामने एक बस ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इनमें गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ की, जिसके बाद आग लगने का भी प्रयास किया गया। इसकी वजह से पानीपत असंध रोड पर करीब 2 घंटे तक जाम रहा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। गांव का सरपंच सोदापुर से राजू धारा मेरा नाम है। तो अब ये पीछे बस देखे कितनी क्रॉस करके इसने, पीछे भी एक लड़की जो सेंट मेरी स्कूल के पास थी उसको भी इसने टक्कर मारे, उस लड़की गुड़िया को भी चोट आई है। और ये हमारे जानकार थे, उनके ऊपर तो पूरी बस चढ़ा दी। अपनी वाइफ का वेट कर रहे थे जो सत्संग में आई हुई थी, तो वो उनका वेट करे साइड में बिल्कुल नीचे लगा के बाइक आप देख सकते हो। इसने पूरा ओवरटेक करके उसको टक्कर मारी है। नशे में था 101% और टक्कर मार के भाग गया है। तो इस समय जो ड्राइवर बताया जा रहा है वो फरार बताया जा रहा है? ड्राइवर फरार है सर, और कम से कम 1 घंटा हो गया पुलिस का कोई आला अफसर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे कि परिवार वाले संतुष्ट हो। अब आप देख ले कितनी भीड़ हो चुकी है। तो लोगों ने बस में तोड़फोड़ की है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बस ने एक मोटरसाइकिल को, एक बाइक को टक्कर मारी है और बस ने ये टक्कर मारी, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी है। उसके बाद गुस्साए भीड़ ने बस में जमकर तोड़फोड़ की, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं।
बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। हरियाणा के जींद की बात करें तो यहां पर टमाटर 100 रुपए किलो के पार पहुंच चुका है। टमाटर के बढ़ते दामों को लेकर लोगों का कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। टमाटर के दाम इतने बढ़ गए हैं कि वो सब्जी में तड़का तक नहीं लगा सकते। टमाटर के बढ़ते दामों ने लोगों के आंसू निकाल दिए। जो लोग सब्जी मंडी में दुकान लगाते हैं उनका कहना है कि जब भी शादी का सीजन आता है सब्जियां महंगी हो जाती हैं। अब जो टमाटर पहले से ज्यादा बिकता था, महंगाई होने के कारण कम बिक रहा है, जिससे आम दुकानदारों को नुकसान हो रहा है। दाम पहले से 15 दिन से पहले उसका अप डाउन ऐसा है। पहले टमाटर 80 रुपये किलो, जो बाहर की सब्जी आवे है ट्रांसपोर्ट मारा है उनको महंगाई मतलब आम पब्लिक पे पड़ेगी। अच्छा, जो लोकल सब्जी है जैसे मान लीजिए गाजर गोभी है, इस टाइम में मंदे भाव है। मटर है बाहर की है तो ट्रांसपोर्ट मारा है, किराए ज़्यादा पड़ते हैं। नरवाना के रहने वाले हॉकी खिलाड़ी मनदीप मोर का भारतीय हॉकी सीनियर टीम में चयन हुआ है। भारतीय हॉकी सीनियर टीम में खिलाड़ी का चयन होने पर नरवाना शहर में और खिलाड़ी के परिवार में खुशी का माहौल है, जहां बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि 14 दिसंबर से 22 दिसंबर तक बांग्लादेश के ढाका में एशिया हॉकी चैंपियनशिप आयोजित होने जा रही है, जिसमें नरवाना के हॉकी खिलाड़ी मनदीप मोर का चयन हुआ है। मेरा नाम नवदीप है, मैं मनदीप का छोटा भाई हूँ और मेरे भाई का अभी सीनियर टीम में सिलेक्शन हुआ है। उनका पहले 30 खिलाड़ियों में चयन हुआ था, अब उनका 18 में चयन हुआ है जो सीनियर टीम के लिए सिलेक्ट हुए हैं। उन्होंने पहले भी पार्टिसिपेट किया खेलो इंडिया में, नेशनल चैंपियनशिप और जो हॉकी इंडिया है उसमें वो खिलाड़ी रहे हैं। बहुत अच्छा उनका प्लेइंग है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं वो। उन्होंने सुल्तान जोहर कप में भी पार्टिसिपेट किया था, जहां पर उन्होंने अच्छा खेला था और अब उनको सीनियर टीम में सिलेक्ट कर लिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर